Hello everybody, welcome back to my channel English with Amrita. Today we are going to study a poem, A Far Cry from Africa, written by Derek Walcott. His full name was Derek Alton Walcott और इनका लाइफ स्पैन है 1930 to 2016. एलटी ग्रेड के सिलेबस में एक और नाइजीरियन राइटर हैं जिनका बर्थ ईयर 1930 है. आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन राइटर हैं, अगर पता है तो, और नहीं पता है तो फिर पता होना चाहिए. इट्स इम्पोर्टेंट. डेरेक वॉलकॉट वॉज बॉर्न इन सेंट लूसिया. सेंट लूसिया कहाँ है? कैरेबियन एक रीजन है, ठीक है, कैरेबियन रीजन है. और कैरेबियन रीजन में ही छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उसी में से एक आइलैंड है सेंट लूसिया. बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेस, क्योंकि किसी भी एग्जाम में रैंडम कोई भी अगर वर्ल्ड लिटरेचर से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेरेक वॉलकॉट का बर्थ प्लेस कहाँ है. अभी फिलहाल में बिहार में एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ डेरेक वॉलकॉट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे. एंड ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1992. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो इस तरह के यूनिक बर्थ प्लेस के नेम होते हैं या अवार्ड्स होते हैं, वो अपने आप में ही बहुत रेलिवेंट रहते हैं एंड इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. ऑफन कॉल्ड द वॉइस ऑफ कैरिबियन. इनको वॉइस ऑफ कैरिबियन कहा जाता है फॉर द रीजन दैट ही हैज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड हिज ट्राइब, हिज नेशन इन हिज वर्क्स. तो अपने वर्क्स में जो है वो उन्होंने अपने ट्राइब को, अपने वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, कैरिबियन जो लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने उनकी आवाज को रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए इनको बोला जाता है वॉइस ऑफ कैरिबियन. नाउ वी विल मूव टू आवर पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका. This poem, A Far Cry from Africa, was published in his poetic collection, A Green Night. Okay, A Green Night in 1962. तो इनका एक poetic collection आता है, A Green Night. कब आता है? 1962 में. इसमें ये पोएम आती है, A Far Cry from Africa. बहुत इंपॉर्टेंट है. Now let's understand the background of the poem. कि ये पोएम किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है. ये पोएम जो लिखा गया है उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक रिबेलियन हुआ था, माओ माओ रिबेलियन अपराइजिंग. ठीक है, कहाँ पे हुआ था? केन्या में. ओके, और ये क्या था माओ माओ रिबेलियन अपराइजिंग? ये गुरिल्ला वॉर था. आई होप कि आप लोगों को गुरिल्ला वॉर पता हो, जहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स में जो लड़ाके होते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना के छुप छुप के लड़ते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, उनके पास आर्म्स कम होते हैं, इसलिए गुरिल्ला वॉर लड़ा जाता है. और बहुत इंपॉर्टेंट है गुरिल्ला की स्पेलिंग, ये आप लोग ध्यान देंगे, RRA. गुरिल्ला वॉर फॉट बाय नेटिव केनियंस. तो जो केन्या के जो नेटिव लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश जो कॉलोनिस्ट थे वहां पे, उनसे एक गुरिल्ला वॉर उनका हुआ था. कब से कब? 1952 टू 1960. उसी को बोला गया है माओ माओ रिबेलियन अपराइजिंग. किसके किसके बीच में हुआ है? केन्या एंड ब्रिटिश कॉलोनिस्ट के बीच में. ओके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है. नाउ वी विल मूव टू द टेक्स्ट एंड वी विल सी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. ओके, A wind is ruffling the tawny pelt. आप लोग वर्ड्स की मीनिंग भी देखते चलेंगे, तब जाके आपको एक जो इसेंस है टेक्स्ट का वो समझ में आएगा. द विंड इज रफलिंग. रफलिंग का मतलब होता है सरसराना. विंड का तो पता है हवा. जब हवा बहती है तो एक सरसराहट की आवाज आती है. ये रफलिंग वही है, सरसराहट की आवाज. द टाउनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका. टाउनी मतलब होता है येलोइश ब्राउन, और पेल्ट मतलब होता है खाल. और खाल किसकी होती है? एनिमल की खाल होती है. तो खाल कैसी है? येलोइश ब्राउन. किसकी खाल है? अफ्रीका की. सबसे पहले तो यहाँ पे अफ्रीका को एक एनिमल के तौर पे माना गया है. खाल किसी एनिमल का होता है, और यहाँ पे कह रहा है टाउनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका. तो एक सिंबॉलिक रूप में या एक मेटाफोरिकल वे में कहने का तरीका है कि जो अफ्रीका नाम का जो एनिमल है, उसका जो ब्राउनिश जो खाल है, उस पे हवा सरसराहट के साथ बह रही है. आप तो देखेंगे अफ्रीका में ग्रीनरी तो है नहीं, तो वहाँ का जो कोई भी इमेज हम देखते हैं इंटरनेट पे या कहीं भी, तो उसमें देखेंगे एक येलोइश कलर में हमेशा रहता है वहाँ पे, क्योंकि डिजर्ट है, ग्रीनरी नहीं है ना. एंड एक और चीज यहाँ पे इंजाम्बमेंट है. कैसे है इंजाम्बमेंट?
टाउनी बेल्ट ऑफ अफ्रीका, पहली लाइन की मीनिंग दूसरे लाइन में कन्वे हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं हो रहा है हमारा सेंटेंस, इसकी मीनिंग कहाँ तक आ रही है, दूसरे लाइन में, तो क्या हो जाएगा, इंजाममेंट। किकियू क्विक एज फ्लाइज, अब किकियू क्या है, ये नेटिव्स हैं, केन्या के जो नेटिव हैं, जो नेटिव ट्राइब है, ट्राइब ऑफ केन्या, ठीक है, और यही किकियू माओ माओ रिबेलियन में इन्वॉल्व थी। किकियू क्विक एज फ्लाइज, ये बता रहे हैं कि जो किकियू है उनका एक्शन कितना फास्ट है, दे आर सो मूविंग, दे आर सो फास्ट इन देयर एक्शन एंड एग्जीक्यूशन, वो जो भी उनका प्लान होता है वो बहुत तेजी के साथ करते हैं। बेटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ द वेल्स, बेटन अपॉन मतलब होता है किसी चीज पे आश्रित रहना, जीना, जैसे होता है ना कि फीड ऑन वाटर, हम पानी पे जिंदा हैं, फीड ऑन फ्रूट, हम फ्रूट पे जिंदा है, वैसे ही होता है बेटन अपॉन, ठीक है, बेटन अपॉन मतलब किसी चीज पे जिंदा रहना या किसी चीज के लिए भूख, उस सेंस में भी कर सकते हैं। तो बेटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम, ये लोग ब्लड स्ट्रीम बहा के जिंदा हैं या ब्लड बहा के ही जिंदा हैं, ये लोग ब्लड पे जिंदा हैं। ऑफ द वेल्डेट, वेल्डेट मतलब होता है ओपन ग्रासलैंड, क्या होता है, ओपन ग्रासलैंड, आप लोग मीनिंग लिखते चलेंगे साथ में, ओपन ग्रासलैंड। तो ये जो किकियू है वो इतना फास्ट एक्शन लेते हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो पूरे ओपन ग्रास लैंड पे क्या कर रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम उन लोगों ने निकाल दिया है, इतना ब्लड शेड हो रहा है वॉर में। कॉर्पसेस आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज, यहाँ पे पैराडाइज किसको कहा गया है, अफ्रीका को, ठीक है, अफ्रीका को क्या कहा गया है, पैराडाइज। कॉर्पसेस जो डेड बॉडीज है, कॉर्पसेस मतलब डेड बॉडीज आर स्कैटर्ड, इधर उधर, ये जो पैराडाइज है हमारा, जो ये हमारा जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका में चारों तरफ सिर्फ डेड बॉडीज देखी जा रही है, ये सिचुएशन हो गया है। वॉर का इससे भयावह डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। ओनली द वॉर्म मीन्स कीड़े मकोड़े, कलनल ऑफ कैरियन क्राइज, ओनली द वॉर्म, ये जो कीड़े मकोड़े, ये लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं जो कि कॉलोनल ऑफ कैरियन, कैरियन मतलब होता है सड़ा हुआ मांस, तो यहाँ पे फिल्ड डर्ट इससे भी ले सकते हैं, फिल्ड डर्ट गंदगी, तो ये जो कॉलोनल थे कैरियन के, जो गंदगी के जो कॉलोनल थे, जो आप हिंदी में कर्नल बोलते हैं, ये वही होता है कॉलोनल, ठीक है। तो एक पोस्ट होती है, तो जो कॉलोनल है गंदगी का, जो ब्रूटैलिटी का, वो चिल्लाता है, क्राइज, वो चिल्लाता है। आप इमेजिन करिए किसी मूवी का सीन जहाँ पे कोई व्हाइट सोल्जर है और वो चिल्ला रहा है, अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहा है और ब्रूटल होने के लिए, वेस्ट नो कंपैशन ऑन दी सेपरेट डेड, वो कह रहा है, वो जो ब्रूटल जो ऑफिसर है वो क्या कह रहा है, वेस्ट नो कंपैशन, नो नीड टू शो पिटी ऑन दिस पीपल, कि पिटी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है इन लोगों पे, किन लोगों पे, जो नेटिव हैं केन्या के, जो किकियू के लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो केन्या के हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल, हर किसी के लिए अप्लाई हो सकता है कि देयर इज नो नीड टू शो पिटी, पिटी मत दिखाओ, इन्हें मार दो। स्टैटिस्टिक्स जस्टिफाई एंड स्कॉलर सीज द सेलियंस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी, यहाँ भी इंजाममेंट है। स्टैटिस्टिक्स जो डेटा है ना, जो डेटा है जस्टिफाई करता है किस चीज को, एंड स्कॉलर सीज, और जो स्कॉलर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो चुप हो गए हैं, रुक गए हैं। द सेलियंस मतलब होता है इंपॉर्टेंट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी, ये जो कॉलोनियल पॉलिसी है, जो ब्रिटिशर्स जो आके अफ्रीका में जो रूल कर रहे हैं कॉलोनी बना बना के, और बहुत ब्रूटल हो रहे हैं, सिर्फ रूल कर रहे हैं ये एनफ नहीं है, बल्कि बहुत ब्रूटैलिटी के साथ रूल कर रहे हैं, ये मेन पॉइंट है। तो इनकी जो पॉलिसी है कि जो इंडिया में भी थी कि डिवाइड एंड रूल, इंडिया से तो बहुत भयावह स्थिति थी अफ्रीका में, क्योंकि ऐसा कोई लीडर जल्दी निकला नहीं, इतना लंबा प्रोटेस्ट, इतना बड़े रूप से प्रोटेस्ट नहीं हुआ अफ्रीका में, तो वहां पे स्थिति और खराब थी। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि जो डेटा थी, जो डेटा वहां का था, और जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, वो कॉलोनियल पॉलिसी जो अफ्रीका में चल रही थी, जिस तरीके से राज किया जा रहा था अफ्रीका में, उसको जस्टिफाई कर रहे थे, कह रहे थे नहीं जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी नहीं बताते थे आगे। अगर 10 लोगों की डेथ हुई तो एक की डेथ बताते थे, वो भी एक्सीडेंटल बताते थे कि एक्सीडेंट से हो गया। तो इस तरह के नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव फैला के वो क्या करते थे, कॉलोनियल पॉलिसी को क्या करते थे,
जस्टिफाई करते थे, राइट? व्हाट इज दैट टू द व्हाइट चाइल्ड हैक्ड इन बेड? हैक्ड मतलब होता है किसी को एकदम बेरहमी से मार देना, है ना, बेरहमी से किसी को मार देना, उसको बोलते हैं हैक्ड। नाउ डेरेक वॉलकॉट पूछ रहे हैं कि अच्छा उस लड़के का क्या हुआ, वो व्हाइट चाइल्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीन चेंज हो रहा है। एज अभी ऊपर के स्टैंजा में ये दिखा कि जो केन्या के जो नेटिव्स हैं, जो केनियंस हैं, उन पे ब्रिटिशर्स ब्रूटल हो रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरे साइड की बात बताई जा रही है कि जो व्हाइट पीपल हैं, जो व्हाइट इंडिविजुअल्स हैं, वो भी सफर कर रहे हैं। व्हाट अबाउट दैट व्हाइट चाइल्ड? वो छोटा बच्चा जो ब्रिटिशर का जो छोटा बच्चा था, हैक्ड इन बेड, जिसको बेड में ही मार दिया गया बहुत बेरहमी से, उसका क्या हुआ? टू savages expendable as Jews। टू savages, यहाँ पे savages किसको बोला गया है? केनियंस को बोला गया है। ओके, एक्सपेंडेबल एज जूस, जो जूस की तरफ फैले हुए हैं, है ना। टू savages expendable as Jews, जो जूस की तरफ फैले हुए हैं। Now thrust out by beaters, the long rushes break in a white dust of abysses whose cries have wailed since a civilization dawn from the parched river or beast teeming plain। बहुत एक अच्छा इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं डेरेक वॉलकॉट, हम देखेंगे। इन व्हाइट, सॉरी यहाँ से थ्रेस्ट आउट बाय बीटर्स। थ्रेस्ट आउट का मतलब होता है किसी चीज को काटते छाटते रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। थ्रेस्ट आउट बाय बीटर्स, जो बीटर्स हैं, जो ये जो लड़ाके हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं? जंगल झाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बीटर्स कौन है? यहाँ पे जो वॉर में इन्वॉल्व लोग हैं। और थ्रेस्ट आउट, ये ब्रुटैलिटी है, हर किसी को काटते मारते एक तरह से एकदम से उन लोगों ने एकदम क्या कर दिया है कि सबका जीना हराम कर दिया है। सब अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ओके, सॉरी, ये हालत हो गई है। द लॉन्ग रशेज ब्रेक, रशेज मतलब होता है टॉल ग्रास, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो बड़ी बड़ी ग्रास हैं। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत अलग अलग तरह की ग्रास मिलती है। ब्रेक इन अ व्हाइट डस्ट, ये जो घास जब वो काटते हैं, एक दो मीनिंग यहाँ पे साथ साथ चल रही है, एक लिटरल और एक सिंबॉलिकल। द लॉन्ग रशेज ब्रेक, और जब बड़े बड़े झाड़ियों को काटा जाता है तो उसमें से कुछ पाउडर जैसा निकलता है। इन अ व्हाइट डस्ट, ऐसा लगता है कि कोई व्हाइट डस्ट उसमें से निकल रहा है। ऑफ इबिस हुज क्राइज, और वो डस्ट कैसा लगता है? मानो जैसे इबिस क्या है? इबिस एक बर्ड है जो फ्लाई करती है तो क्राई करती है उसके साथ ही साथ। अ बर्ड दैट फ्लाइज क्राइंग, रोते हुए फ्लाई करती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे जो इबिस है, जब वो आसमान में उड़ती है और क्राई करती है, तो ऐसा लगता है कि कोई व्हाइट कलर का डस्ट फैल चुका है। हुज क्राइज हैव वेल्ड, जिसका रोना जो है, इबिसिस का जो रोना है, हैव वेल्ड सिंस सिविलाइजेशन डॉन, अनंत काल से उसका रोना चलता आ रहा है। जब से सिविलाइजेशन की हिस्ट्री मिलती है तब से इबिसिस का रोना चलता आ रहा है। फ्रॉम द पास्ट रिवर और बीस्ट टीमिंग प्लेन, पास्ट रिवर ये खासियत है अफ्रीका का, वहां पे रिवर पास्ट मिलती हैं, सूखी हुई नदियां मिलती हैं। और बीस्ट टीमिंग प्लेन, या ऐसा प्लेन, टीमिंग मतलब, टीम मतलब होता है फुल, भरा हुआ, ठीक है, फुल भरा हुआ। जो एनिमल, बीस्ट, जानवरों से भरा हुआ जो जगह है, जो प्लेन है, यानी कि जो कंट्री है, ऐसे कंट्री में जहां पे नदियां सूखी हैं, ऐसी कंट्रीज में ये जो इबिसिस का जो रोना है, वो सभ्यता जब से स्टार्ट हुई है तब से है ना। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। द वायलेंस ऑफ द बीस्ट ऑन बीस्ट इज रेड एज नेचुरल लॉ। वॉलकॉट कह रहे हैं कि जब कोई जानवर किसी जानवर पे क्या करता है? वायलेंस करता है, तो इसको नेचुरल माना जाता है ना, क्योंकि ये नेचुरल है। एनिमल कैन अटैक ऑन एन एनिमल एंड इट इज जस्टिफाइड, और इसको जस्टिफाई किया जाता है। बट अपराइट मैन, अपराइट मतलब ऑनेस्ट मैन, इंसान कहता है ना कि वो ऑनेस्ट है, बट अपराइट मैन सीक्स हिज डिविनिटी, जो अपराइट मैन है, जो ऑनेस्ट मैन है, वो अपनी डिविनिटी, सुपीरियोरिटी कैसे मेंटेन करता है? बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन, वो दूसरों को पेन देके
अपनी सुपीरियोरिटी क्या करता है, मेंटेन करता है, बताता है कि वो सुपीरियर है। कैसे, कि वो दूसरों को कितना दबा सकता है, सप्रेस कर सकता है, टॉर्चर कर सकता है। डेलीरियस एज दीज वरीड बीस्ट, इंसान कैसा हो गया है, डेलीरियस, मैड, जैसा कि ये जानवर, वो जानवर के जैसे क्या हो गया है, मैड हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, वो कॉन्शियस है ही नहीं, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। हिज वॉर्स डांस टू द टाइटेंड कार्कस ऑफ अ ड्रम। हिज वॉर्स डांस मतलब जब इंसान कोई वॉर जीत के आता है तो सेलिब्रेट करता है, वो डांस करता है, वो म्यूजिक बजाता है। और वो किस चीज पे म्यूजिक क्रिएट किया जाता है, टाइटन कार्कस ऑफ अ ड्रम, ड्रम पे म्यूजिक क्रिएट किया जाता है। और जो ड्रम जो होता है वो कार्कस होता है डेड बॉडी, है ना, डेड बॉडी से ही, डेड बॉडी के जो डेड बॉडी की जो स्किन होती है उससे ड्रम बनता है। तो सोचिए, किसी को मार के आ रहे हैं और किसी को मार के बनाए हुए एक इंस्ट्रूमेंट पे उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, मतलब कि डेथ इज सेलिब्रेटिंग डेथ। अब इससे भयावह क्या स्थिति हो सकती है। हिज वॉर्स डांस टू द टाइटेंड, टाइटेंड मतलब लगा हुआ, टाइटेंड carcass of a drum. While he calls courage, still वो क्या कहता है, वो अभी भी करेज की बात करता है। कहता है कि वो सोचता है, ह्यूमन बीइंग सोचता है कि वॉर लड़ना करेज की बात है। दैट नेटिव ड्रेड ऑफ द व्हाइट पीस, हालांकि जो नेटिव है, ड्रेड मतलब भय, फियर, वो डरे हुए हैं। ऑफ द व्हाइट पीस कॉन्ट्रैक्टेड बाय द डेड। व्हाइट पीस मतलब क्या होता है, जो वॉर के बाद पीस मिलता हो। आज के टाइम में नैरेटिव ये है, या कभी भी ये एक नैरेटिव बना रहता है कि टू मेंटेन पीस यू हैव टू फाइट अ वॉर। अगर आपको पीस चाहिए तो आप वॉर के लिए हमेशा तैयार रहिए। ये इसका जो कॉन्टेक्चुअल जो रेलिवेंस है वो अलग हो सकता है कि कितना रेलिवेंस है, नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट पे बेस करता है। बट यहाँ पे बात हो रही है कि जो नेटिव है वो डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो ये व्हाइट पीस मिला हुआ है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट पे मिला हुआ है बाय द डेड, कि आप जितना जान दोगे उतना ही पीस आपको मिलेगा। ये कैसा पीस है भाई, ये व्हाइट पीस है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे पीस मिला हुआ है ना, कि आप मरिए और इसके बदले आप पीस लीजिए। इसको कहते हैं व्हाइट पीस। नाउ अगेन ब्रूटिश नेसेसिटी, ब्रूटिश नेसेसिटी, नेसेसिटी ऑफ वॉर, नेसेसिटी ऑफ ब्रूटैलिटी। आज के टाइम में ये कहा जाता है कि वॉर बहुत जरूरी है आज के टाइम में, है ना। वाइप्स इट्स हैंड्स, तो क्या कहता है, ये जो नेसेसिटी ऑफ वॉर है, नेसेसिटी ऑफ ब्रूटैलिटी है, वो क्या कहता है, वाइप्स इट्स हैंड, अपना हाथ धुलता है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। ओके, ध्यान देंगे, ये साथ साथ देखते चलेंगे। यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन। वाइप्स इट्स हैंड, अपना हाथ पोंछता है, धोता है, किसमें, अपॉन द नैपकिन, एक नैपकिन से। ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे, कि एक कॉन्सेप्ट है कि वॉर जरूरी है, और ये जो कॉन्सेप्ट क्या है, अपना हाथ पोंछ रहा है नैपकिन में। हाथ पोंछना मतलब क्या है, कि वो बता रहा है, वो रीजन दे रहा है कि क्यों वॉर जरूरी है, इज अ डर्टी कॉज। हालांकि जो वो रीजन देता है वो भी डर्टी है, वो भी करप्टेड है। वॉर तो करप्टेड है ही, ये सोचना भी कि वॉर जरूरी है, ये एक अपने आप में एक करप्शन है। लेकिन जो रीजन दिया जाता है टू मेंटेन पीस, जो टू यू हैव टू फाइट अ वॉर, ये भी एक डर्टी कॉज है, करप्टेड कॉज है ना। अगेन अ वेस्ट ऑफ आवर कंपैशन एज विद स्पेन। स्पेन में जो सिविल वॉर हुआ था उसका रेफरेंस है यहाँ पे, है ना। सिविल वॉर हुआ था, इसमें अर्नेस्ट हेमिंग्वे के वर्क में ये सिविल वॉर का रेफरेंस मिलता है, उनके बहुत सारे नॉवेल्स में। ओके, अगेन अ वेस्ट ऑफ आवर कंपैशन। और ऐसा क्या है, ये क्या है कि हमारे कंपैशन, हमारे सिंपैथी, हमारे भरोसे का क्या है, हमारा भरोसा वेस्ट हो जाता है। वैसे ही जैसे जो स्पेन में सिविल वॉर हुआ था और लोगों ने उसमें अपना भरोसा जताया था, अंत में क्या हुआ, रिजल्ट वाज नथिंग। द गुरिल्ला रेसलर्स विद द सुपरमैन। द गुरिल्ला रेसलर्स, जो गुरिल्ला फाइटर्स हैं, वो किससे लड़ रहे हैं, सुपरमैन से। सुपरमैन कौन है यहाँ पे, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स, कोलोनाइजर्स। और गुरिल्ला रेसलर्स कौन है, केनियंस, जो नेटिव है केनियंस,
किक्यू ट्राइब, जो केन्या के जो नेटिव हैं, वो है गोरिल्ला रेसलर और सुपरमैन। आप लोगों में से अगर किसी को पता होगा तो बताएंगे कि सुपरमैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। आई हु एम पॉइजन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ। अब यहाँ पे हमारे राइटर का, डेरेक वॉलकॉट का, एक जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि मैं जो पॉइजन हूँ, यानी कि मिक्स है मेरे अंदर, क्या, विद द ब्लड ऑफ बोथ, मैं दोनों के खून से बना हूँ। इसको पॉइजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो दोनों से निराश हैं। तो एक तरह से ये श्राप के तौर पे कह रहे हैं कि ये मेरे लिए कर्स है कि मेरे अंदर इन दोनों का खून है। क्यों? क्योंकि दोनों ब्रूटल हो चुके हैं। आई एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ, मेरे अंदर तो दोनों का खून है। जो डेरेक वॉलकॉट थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो यूरोपियन और कैरेबियन दोनों जगह से थे, है ना, पेरेंट्स दोनों साइड से थे। तो इसलिए वो कैरेबियन आइडेंटिटी को भी फॉलो करते थे और यूरोपियन आइडेंटिटी को भी फॉलो करते थे। तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो दोनों का ब्लड है। वेयर शैल आई रिटर्न, मैं कहाँ जाऊं, डिवाइडेड टू द वेन, जो मैं ब्लड को कैसे डिवाइड करूं, है ना, नसों में जो मेरा जो ब्लड है उसको कैसे डिवाइड करूं। आई हु हैव कर्स्ड, जिसको, जो मैं तो श्रापित हूं, मैं श्रापित हूं। द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल, हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव। एक जो ड्रंकन ऑफिसर है, ब्रिटिश जो कोलोनाइजर्स हैं उनमें जो ब्रिटिश जो ऑफिसर है, उसकी भी ये हालत नहीं होगी जो मेरी है। हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड इंग्लिश टंग आई लव, मैं कैसे चूज करूं अफ्रीका और इंग्लिश लैंग्वेज में, जो अफ्रीकन लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि जिसको मैं पसंद करता हूँ, जिससे मुझे बहुत प्यार है, मैं किसको चुनूं दोनों में से, है ना। बिट्रे देम बोथ, क्या मैं दोनों को बिट्रे कर दूं? अगर मैं किसी एक के साथ जाता हूं, अगर मैं किसी एक को सपोर्ट करता हूं, अगर मैं अफ्रीका को सपोर्ट करता हूं, तो व्हाट अबाउट माय यूरोपियन आइडेंटिटी? एंड इफ आई सपोर्ट यूरोपियंस, व्हाट अबाउट अफ्रीकन पीपल, जहां पे मैं रहा हूं, और गिव बैक व्हाट दे गिव, या तो मैं उन्हें वो दूं जो वो मुझे दे रहे हैं, है ना। हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर एंड बी कूल, ये इतना जघन्य अपराध देख के मैं कैसे कूल रह सकता हूँ, मैं कैसे नॉर्मल रह सकता हूँ। ये जो स्लॉटर हो रहा है, जो जेनोसाइड हो रहा है, जो दिन दहाड़े लोग मारे जा रहे हैं, ब्लड शेड फैला हुआ है, इसको देख के मैं कैसे नॉर्मल रहूं। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लीव, मैं अफ्रीका से मुंह मोड़ के भी तो नहीं रह सकता। यहाँ पे जो डेरेक वॉलकॉट है, उनका जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत एविडेंटली एक्सप्रेस किया गया है। एंड इसको आप एलिजी कहिए, इसको पेट्रियोटिक फ्रस्ट्रेशन कहिए, कुछ भी कहिए, बट इट शोज द ग्रीफ ऑफ वॉलकॉट। ये उनका दुख दर्द व्यक्त करता है कि वो कितने कंफ्यूज हैं, और वो चाहते हैं, वो चूज भी नहीं करना चाहते दोनों में से। वो चाहते हैं कि दोनों अच्छे से रहें, और मैं दोनों आइडेंटिटी को बहुत प्यार से, मतलब, अपने साथ लेके चलूं, बट ऐसा कहाँ पॉसिबल है ना। So this was all about this poem. I have tried to explain all the important facts about the poem publication and about writer also. I hope you liked it. Thank you so much.